तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस में जो एक तो हम इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, इस पे कंप्लीट है किडनीज के स्ट्रक्चर, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स और स्टोन्स। इसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट है और थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट सबसे पहले होम्योस्टेसिस से ही कर रहे हैं। आप जानते हैं होम्योस्टेसिस जो है ये एक्चुअली एक फिनोमिना है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दैट मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने का मतलब ये है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो कि इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं किसी तरह की भी, उन फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज के अंदर रखते हैं। नैरो रेंज, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली नैरो रेंज, फॉर द वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं उसमें तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती हैं। सो यहाँ एक बात याद रखना है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो होती है दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होती। इवन अगर हम बॉडी टेम्परेचर की ही बात करते हैं तो हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मली हम कह रहे थे 37 डिग्री, बट दैट सर्टन 37 डिग्री दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन आती है नॉर्मल रेंज के अंदर, वो 36 to 38 डिग्री के अंदर ये फ्लक्चुएट करता है। लेकिन साफ ज़रा एक्सटर्नली तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर 0 डिग्री पे भी जा सकता है, 50 डिग्री पे भी जा सकता है, लेकिन हम उसको एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो रखते हैं। बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इफेक्ट हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, और उसी की बेस पर होम्योस्टेसिस जो है वो अचीव की जाती है। मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट में हमारे पास वाटर है जो कि इफेक्ट होता है, वाटर के साथ सॉल्ट्स हैं और टेम्परेचर। हमें इन चीजों को रेगुलेट करना होता है। तो वाटर सॉल्यूट्स और टेम्परेचर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं। और ज्यादातर जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो बेस्ड करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ये भी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव फीडबैक। तो कुछ आगे हमने देखेंगे कि कौन से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तीन चीजें इसके अंदर हमने पढ़नी है। एक हमने एक्सक्रीशन को पढ़ना है, दूसरा जो है वो इसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन को भी पढ़ना है, क्योंकि किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शन भी आपने बताने हैं और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी बताने हैं, और तीसरा जो है आपने थर्मो रेगुलेशन को पढ़ना है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसमें हाई यील्ड कंटेंट है, उसको हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। यस, ह्यूमंस का ही करना है सारे का सारा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं, उसमें हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में किडनीज हैं और इसके अलावा लिवर है। तो किडनी लिवर दोनों के दोनों ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए होते हैं। लिवर का स्पेसिफिकली जो फंक्शन होता है, आप जानते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से, कि ये डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट पॉइजन जो है उनको वहां पर केमिकली वहां डिटॉक्सिफाई करता है, और उसके रिजल्ट में जो डिफरेंट
टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द लिवर। जैसा कि अमोनिया प्रोड्यूस होती है, जैसा कि यूरिया प्रोड्यूस होती है, जैसा कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। तीनों की तीनों ऐसी वेस्ट हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर। दीज आर कॉल्ड द नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर जो अमोनिया होती है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। दिस इज हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल भी होती है वाटर के अंदर, और साथ जो है ये बहुत ज्यादा परमेबल भी है, सेल मेम्ब्रेन में से पास कर जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक वे में ये काम करती है। अब इसमें जो लिवर होता है वो क्या करता है, वो इस अमोनिया को हम जानते हैं कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, और यहां पर लिवर यूरिया साइकिल के रिजल्ट में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया साइकिल से। तो इस यूरिया साइकिल में क्या होता है, अमोनिया के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो यूरिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता रहता है। सो इट मीन्स के यूरिया जो है वो एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस में या मैमल्स के अंदर होती है। अमोनिया इसका मतलब है वो कन्वर्ट होती रहती है। तो यहां पर आपने एक तो ये बात याद रखनी। दूसरा, जो ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे अमोनिया की हमने बात की, दिस इज हाईली टॉक्सिक। तो अमोनिया को अगर हम रिमूव करना चाहें तो इसके 1 ग्राम अमोनिया की फॉर्म में अगर हमने नाइट्रोजन को रिलीज करना है तो हमें 500 ml वाटर चाहिए, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। अब इसी जगह हमने जब अमोनिया से यूरिया बन गई, तो यूरिया का अगर हमने 1 ग्राम रिमूव करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस वजह से हम यूरिया को रिलीज करते हैं, क्योंकि कम वाटर चाहिए होता है, और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है अमोनिया। यूरिया उससे कहीं कम टॉक्सिक है। ये 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो अमोनिया से ये बहुत कम टॉक्सिक है, इस वजह से हम यूरिया की फॉर्म में जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। अब जो यूरिक एसिड है जो कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से बनता है, लाइक प्यूरीन जो है उसकी ब्रेकडाउन से बनता है, तो अब वो जो है उसके लिए जस्ट 1 ml वाटर चाहिए होता है फॉर द रिमूवल। तो अगर 1 ग्राम आपने इसका रिमूव करना है तो 1 ml ही वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब है ये लीस्ट टॉक्सिक है। तो समटाइम सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन सी सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, और फिर यूरिक एसिड। कुछ और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि एक है कैरेटिनिन। ये मसल कैरेटन से प्रोड्यूस होती है, उसकी ब्रेकडाउन से। और इसके अलावा कुछ अमाइन एसिड जो है अगर एक्सेस में होते हैं, या एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल काम करता है, लेकिन अगर प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो उसके रिजल्ट में भी जो है वो अमाइनो एसिड एक्सेस हो जाते हैं, तो उनको भी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इट मीन्स कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है। इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की।
ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में आप जानते हैं किडनीज का एक पेयर होता है, पेयर ऑफ किडनी। किडनी में राइट है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। राइट जो होती है दैट इज स्लाइटली लोअर ड्यू टू लिवर, लिवर की वजह से थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। किडनी टोटल बॉडी मास का 1% होते हैं, लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो 20% ब्लड जो है वो किडनीज की तरफ जाता है। हालांकि इसका ड्यू वॉल्यूम 1% बनता है, लेकिन 20% ब्लड इसकी तरफ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। दूसरा एक बात याद रखनी है यहाँ पर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किडनी जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जो है इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये जो इसकी एक्चुअल लोकेशन है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती है, बैक साइड पर प्रेजेंट होती है। और ये रिट्रोपेरिटोनियल मतलब है कि जो पेरिटोनियम है जो कि विसरल ऑर्गन्स के अराउंड लेयर होती है, पेरिटोनियम जो है उसके ये बिहाइंड प्रेजेंट होती है, उसके पीछे होती है पेरिटोनियम, उससे आगे होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से वर्टिब्री के दरमियान ये होती है? 12 थोरेसिस वर्टिब्री से लेकर टू थर्ड लुम्बर वर्टिब्री के दरमियान जो है वो ये पोजीशन होती है। तो ये इसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो अपने इसमें याद रख लेने हैं। तो एक तो यहाँ से सिंपल किडनी के बारे में बात की जा सकती है। अब स्ट्रक्चरली इसके अंदर चीजें किस तरह से हैं, हम एक डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं कि किडनी इज जस्ट लाइक ए बीन शेप्ड पार्ट, इस तरह से। ये अब किडनी में जो सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि किडनी के बाहर भी होती है, और किडनी के ऊपर जो एडिनल ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ आप जानते हैं कि इनके अंदर एडिनल ग्लैंड्स होते हैं टॉप ऑफ ईच किडनी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर वो लेयर इसके बाहर इवन एड्रिनल ग्लैंड के बाहर भी होती। दिस लेयर इज कॉल्ड द रीनल फेशिया, इसको रीनल फेशिया कहते हैं। और इसके बाद इसके नीचे की तरफ इनर टू दैट रीनल फेशिया हमें किडनी के अंदर एक लेयर मिलती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है ट्रॉमा से, किसी इंफेक्शन से। उसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल। तो ये पार्ट इसमें अपने याद रखें। फिर इसके बाद किडनी के अंदर आप अगर पार्ट को देखें तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर की तरफ जो पार्ट है इसको हम रीनल मेड्यूला कहेंगे। अब इसके अंदर एक कैविटी से होती है किडनी की यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द रीनल साइनस। साइनस का मतलब ही कैविटी होता है। इस रीनल साइनस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सारी चीजें इवन इन द रीनल पेल्विस, ये सारी एक कैविटी के अंदर होती है, इसको हम रीनल साइनस कहते हैं। अब मेड्यूला के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ मिलते हैं रीनल पायरामिड्स, इस तरह से पायरामिड के स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा मेड्यूला के अंदर, इसको हम रीनल पायरामिड कहते हैं। और ये रीनल पायरामिड जो होते हैं ये अबाउट, इनके नंबर अगर हम देखें तो 7 to 18 रीनल पायरामिड होते हैं। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो रीनल पायरामिड की बेस होती है, ये इसके अंदर इसकी बेस है, और दूसरा इसके अंदर पार्ट होता है एपिक्स का। तो बेस जो होती है वो
बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये बॉर्डर है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इसके साथ बेस, और जो एपिक्स होता है ये टूवर्ड्स सेंटर होता है, ये सेंटर की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। इन पायरामिड्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं माइनर कैलिस, और ये छोटे ट्यूब मिलकर फिर बड़ी ट्यूब बनाती हैं, और इन बड़ी ट्यूब को हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। और ये जो मेजर कैलिक्स होते हैं दैट ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होते हैं, और रीनल पेल्विस इज ओपन इनटू ए ट्यूब दैट मूविंग आउटसाइड द किडनी विच इज कॉल्ड द यूरेटर, इसको हम यूरेटर कहते हैं। अब इसके अंदर आपको किडनी में एक डिप्रेशन सा नजर आ रहा है, जिसको हम जो है वो रीनल हाइलस कहते हैं, ये वाला, जो साइनस के अंदर ओपन हो रहा है, या इसको साइनस भी वर्ड कह सकते हैं, जो अंदर की तरफ डिप्रेशन में गया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई कनेक्ट होती है, कोई आर्टरी, रीनल आर्टरी इसके साथ कनेक्ट होता है, रीनल वेन इसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब है आर्टरी इसके साथ कनेक्ट है, वेन इसके साथ कनेक्ट है, और इसके साथ कुछ नर्व्स भी अटैच होती हैं यहाँ। अब दोनों तरफ किडनी से यूरेटर जो है वो अराइज होता है। सो दिस इज द यूरेटर। यूरेटर जो है इसकी लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है, और ये यूरिन को लेकर जाएगा ब्लैडर की तरफ, और ब्लैडर के अंदर जो है ये ओपन होगा जाके, लाइक दिस। अब इसमें जो ब्लैडर है उसके साथ जो यूरेटर ओपन हो रहा होता है, जो ओपनिंग है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूरेट्रल ऑरिफिस। फिर ये आ गया ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर, और फिर यहां से आगे ट्यूब निकल रही है विच इज कॉल्ड द यूरिथ्रा, और इसके अंदर भी एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस। और ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स मिलते हैं, और ये स्फिंक्टर मसल जो है ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इनवॉलंटरी हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिनेशन को, और बाद में जब वो ग्रो कर जाते हैं तो फिर वो वॉलेंट्री बन जाते हैं, बिकॉज दे लर्न टू कंट्रोल दैट, ये इसको कंट्रोल करना जो है वो सीख लेते हैं। तो ये आपके पास जो है वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं ब्लैडर का, और ब्लैडर जो है वो इसमें जो फंक्शन होता है इसका, ये एक मस्कुलर पार्ट है, और ये स्टोरेज ऑफ यूरिन करता है, यूरिन को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा ब्लैडर के अंदर। अब जो रीनल पेल्विस है ये भी यूरिन को स्टोर करता है, बट इनसाइड किडनी। तो किडनी के अंदर अगर यूरिन स्टोरेज हो रही है यूरेटर में आने से पहले, तो वो पेल्विस के अंदर स्टोरेज हो रही होती है। तो यहाँ पर ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं किडनी के। अब किडनी के अंदर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कॉर्टेक्स और मेडुला है, तो इसमें आपको डिफरेंट जो है वो फंक्शनल यूनिट मिलेंगे किडनी के, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो आप जानते हैं कि नेफ्रॉन्स हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। और हर किडनी के अंदर अगर हम देखेंगे तो अबाउट 1.3 मिलियन या 1.2 मिलियन, जो भी करीब करीब आएगा, या 1 to 1.3 की रेंज भी आती है, हर किडनी के अंदर आपको इतने जो है वो नेफ्रॉन मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक्चुअली ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, और यही वहां पर ब्लड जो है उससे यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर नेफ्रॉन को देखें और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, तो मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ और इसको बड़ा करके देख रहा हूँ कि नेफ्रॉन किस तरह के होते हैं किडनी के अंदर। तो मैं यहाँ पर
इसका क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं लाइक दिस। ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया किडनी का। ऊपर वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स है, नीचे वाला पार्ट जो है वो मेड्यूला है किडनी का। दोनों याद रखने हैं आपने। अब यहाँ पर नेफ्रॉन जो प्रेजेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट है, लाइक एक नेफ्रॉन जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर पता है कि उसके अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वुमेन्स कैप्सूल, फिर कन्वोल्यूटेड पोर्शन हो जाता है, फिर उसके बाद एक यू शेप ट्यूब आ जाती है, और फिर एक जो है वो कन्वोल्यूटेड पोर्शन आ जाता है दैट ओपन्स इनटू ए कॉमन डक्ट विच इज कॉल्ड द बाइल। इसके अंदर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट, और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस तरफ यूरिन को लेके जाता है। अब एक नेफ्रॉन तो ये हो गया। दूसरे नेफ्रॉन को हम देखेंगे तो दूसरे नेफ्रॉन के अंदर भी यही पार्ट है, और उसके अंदर भी इसी तरह से लूप ऑफ फिनले है, और उसके अंदर भी डीसीटी का पार्ट है, और वो भी इसी कलेक्टिंग डक्ट के साथ जो है वो अटैच होता है। अब ये दो नेफ्रॉन जो है यहाँ मैंने आपको शो किए हैं। दोनों नेफ्रॉन में से क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस का आ सकता है, इसी वजह से इसकी पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन की है। ये वाला जो आपको नेफ्रॉन मिल रहा है, दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये वाला जो नेफ्रॉन है, दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड द जिक्स्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन। दोनों के स्ट्रक्चरल पार्ट्स को हमने देखा है, ज्यादातर ये तादाद में प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 85% तक तो ये नेफ्रॉन है, और अबाउट 15% तक जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। अब इनके अंदर आप देखेंगे डिफरेंस वो ये है कि आप जानते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। फिर आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये आ गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये इंटरनेशनल एब्रिविएशन है। ये जो है वो लूप ऑफ फैनली इसके अंदर आ गया है। तो अगर मैं कॉर्टेक्स जो है उसके दो पार्ट यहां कर दूं तो आपको इसमें आसानी रहेगी कि ये कॉर्टेक्स में ये बाहर वाला पार्ट मैंने कह दिया दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स, और नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज द इनर कॉर्टेक्स, या इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये उसके बॉर्डर को कहेंगे, ये इनर कॉर्टेक्स कहेंगे। तो जो पार्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन के आउटर कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं वही पार्ट वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी वो इसके लोअर कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के। और या हम कह सकते हैं बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। फिर उसके बाद आप लूप ऑफ एनले को देखें। इसकी इसकी लूप ऑफ एनले जो है आपको वो शॉर्ट मिल रही है, एंड दैट नॉट डीप इनटू मेडुला। ये मेडुला में कोई डीप नहीं जा रही, बिल्कुल थोड़ी सी पेनिट्रेट कर सकती है। लेकिन आप इसकी लूप ऑफ एनले देखेंगे तो एक तो आपको इसकी लूप ऑफ एनले जो है वो बड़ी मिलेगी, और दूसरा हम देखेंगे कि दैट मूव्स डीप इनटू मेडुला। वो मेडुला के अंदर बहुत ज्यादा डीप जा रही है। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है वो हमें मिलता है डिफरेंस ब्लड कैपिलरीज का। अगर नेफ्रॉन के साथ आप जानते हैं ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन के अंदर, ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर भी होती है, और इसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। और इसके सराउंडिंग में पीसीटी के सराउंडिंग में भी है, डीसीटी के सराउंडिंग में भी है। इनको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी तरह से इसके अंदर भी ये ग्लूमेरुलस होता है। यहाँ पर पीसीटी और डीसीटी के सराउंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। लेकिन इसके अंदर एडिशनली जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें लूप ऑफ फैनले के सराउंडिंग में भी ब्लड सप्लाई होती है, जिसको फैसा रेक्टा कहते हैं। दैट इज ओनली इन द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, नॉट इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये भी आपको इसके अंदर जो है वो एक डिफरेंस मिल रहा है। अब इसमें अ, अब यूरिन की जब फॉर्मेशन होती है तो हम जानते हैं कि आपको जो डाइल्यूट यूरिन मिलेगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाएगा।
ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के अंदर काम करता है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अगर हम देखें तो इसी जगह पर मैं ये देखूंगा कि नेफ्रॉन के अलावा भी सेल्स होते हैं जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं। यानी ये नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन के अलावा भी तो किडनी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये तो नहीं है कि सारी नेफ्रॉन है। यहाँ पर भी है, ये हर जगह ही है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किडनी इंटस्टिशियम। और किडनी इंटस्टिशियम की ये इंपॉर्टेंस है कि जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं तो जो किडनी इंटस्टिशियम है, दैट बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मेडुला की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रॉन की लूप ऑफ फैनले ज्यादा डीप आ रही है, ये वाली जैसे जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन की, तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट को फेस करेगी। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ फैनले है वो उतनी कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट को फेस नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि जो लूप ऑफ फैनले जो है वो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन की होगी, वो जैसे डीप आएगी उसमें से वाटर निकलता जाएगा क्योंकि वह है ज्यादा कंसंट्रेशन। तो इट मीन्स को हम देखेंगे क्योंकि ये कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहा है, तो पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्योंकि यहां पर जो काउंटर करंट एक्सचेंज होती है, ये भी सवाल आ सकता है, या काउंटर करंट मल्टीप्लायर, वो सिर्फ और सिर्फ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ही होगा क्योंकि वो लूप जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों नेफ्रॉन जो है वो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। और इसमें फिर हम ओवरऑल जो नेफ्रॉन है उसको भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इसके अंदर आपने जो स्ट्रक्चर है दोनों का कंपैरिजन जो है वो भी आपने देखना है। तो दोनों तीनों तरह से सवाल जो है वो पेपर के अंदर आ सकता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे सेपरेटली बात करें, नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमने पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमने ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें देखा कि कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसमें यहाँ पर कन्वोल्यूटेड पोर्शन है जिसको हमने पीसीटी कहा। फिर यहाँ से एक यू शेप ट्यूब बनती है जिसको लूप ऑफ फेनले कह रहे हैं। फिर ये ट्यूब जो है वो फिर से ऊपर से जाके थिक होती है, फिर से कन्वोल्यूटेड पोर्शन बन जाता है, एंड देन मूव इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में चलिए, दैट्स द कॉमन पोर्शन टू द मेनी नेफ्रॉन्स। तो इसके अंदर इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था वुमेन्स कैप्सूल। ये हमने वर्ड यूज किया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये इसके अंदर आपको मिलेगी लूप ऑफ फेनले, और लूप ऑफ फेनले में डिफरेंट लिम्स हैं। ये नीचे की तरफ आ रही है, दिस लिम इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ फेनले। ये ट्रांसवर्स है और ये असेंडिंग है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है असेंडिंग के बारे में, बिकॉज दिस इज इम्परमेबल टू वाटर। ये भी क्वेश्चन कई दफा आता है। ये वाली जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। ये आपको यहाँ पे अब साथ ही हम एक ब्लड सप्लाई भी देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरह से होती है। देखिए सबसे पहले तो नेफ्रॉन की तरफ जो है वो आती है आर्टरी, इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं।
रीनल आर्टरी जो है वो नेफ्रॉन की तरफ ब्लड को लेके आएगी। अब जैसे ही ब्लड को रीनल आर्टरी यहाँ पे लेके आएगी तो यहाँ से आगे फर्दर आर्टरीज बनेंगी, स्मॉल आर्टरीज। इनको इंटरलोब्युलर आर्टरीज कहेंगे। और ये आर्टरीज जो हैं देन दे फॉर्म ए आर्टरियोल, जो कि जाएगा इनटू दिस वुमेन्स कैप्सूल, एंड दिस arteriole is called efferent arteriole, ए से। और ये efferent arteriole इसके अंदर जाएगा और अंदर जाके कैपिलरीज बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पर कैपिलरीज बनेगी और आप जानते हैं कि इस कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। और फिर यहाँ से आर्टरियोल जो है वो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल। फिर यहाँ से इफेरेंट आर्टरियोल जो है वो आगे जाके फिर से कैपिलरीज बनाएगा अराउंड दिस पीसीटी एंड डीसीटी। इनको हमने पेरिट्यूबुलर कहा था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर ये यहां से लूप ऑफ फेनले के सराउंडिंग से भी बनेगी पेरिट्यूबुलर, और जो लूप ऑफ फेनले से यानी इधर से इधर जाएगा ब्लड, वापस यहां से जाएगा इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड द फैसा रेक्टा, इसको वैसा रेक्टा कहते हैं। अब वैसा रेक्टा जो है आगे जाके विनियोल्स बनाएगा। विनियोल्स जो है फिर स्मॉल वेन्स बनाएंगे जिसको इंटरलोबुलर वेन्स कहेंगे, और फिर ये बाहर चले जाएगी रीनल वेन। सो ये इसके अंदर जो कंप्लीट ब्लड सप्लाई है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। अब आप जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है इसके तीन फंक्शंस होते हैं, ये चार हम ओवरऑल ले लेंगे। अब वो फंक्शंस में कौन कौन से हैं? सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, पहला फंक्शन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होगा? वो इस पार्ट के अंदर वुमेन्स कैप्सूल और ग्लूमेरुलस, दो पार्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसको ओवरऑल दोनों को कलेक्टिवली रीनल कॉर्पिसल भी कहते हैं। वो रीनल कैप्सूल था किडनी के बाहर जो लेयर थी, ये रीनल कॉर्पिसल्स है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कहां पर हुआ? आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये रीनल कॉर्पिसल, या रीनल कॉर्पिसल के अंदर जो पार्ट है कैपिलरीज का वो है ग्लूमेरुलस, वहां पर होता है। तो ग्लूमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल दोनों भी इसमें आ सकते हैं। अब जब ब्लड एंटर होता है एफरेंट आर्टरियोल से, तो आप देखेंगे कि एफरेंट आर्टरियोल का मैंने ल्यूमन बड़ा दिखाया है, ये यहां से लेके यहां तक आप देखते हैं। सो इट मींस कि इसका ल्यूमन जो है वो लार्ज है, और इसके ल्यूमन को लार्ज करता है एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द एएनपी। एट दैट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हार्ट। एएनपी इज द एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और इसने आके इसके ल्यूमन को इलार्ज करना है। लेकिन इफरेंट आर्टरियोल का अगर आप ल्यूमन देखें यहां पर, तो इसका ल्यूमन स्मॉल होता है। अब स्मॉल ल्यूमन और पीछे से लार्ज ल्यूमन, तो इसका मतलब ज्यादा ब्लड वहां पर गया, और जिसकी वजह से जब ब्लड अंदर एंटर होता है हाई प्रेशर के साथ ग्लूमेरुलस के अंदर, तो यहां पर ग्लूमेरुलस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज हाई, और उस प्रेशर की वजह से चीजें जो है यहां से निकल के यहां जमा होना शुरू हो जाती हैं इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर।
और जो चीजें यहाँ आती हैं उसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट ये यहाँ पर, तो फिल्टर होके यहाँ पे आ गई। अब कौन सी चीजें हैं जो कि ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आई हैं? इसमें आपको वाटर मिलता है, इसमें आपको अमाइनो एसिड मिलते हैं, ग्लूकोज आएगा, सॉल्ट्स हैं, इसके अंदर आपको यूरिया मिलेगा, इसमें आपको यूरिक एसिड मिलता है, इसके आपको कैरोटीनिन मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर है। अब ये वाली चीजें हैं, ये तो वो हैं जो एसेंशियल नहीं है, साफ ज़रा हमने वेस्ट हैं जिनको रिमूव करना है। लेकिन ये वाली चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं, ये तो असेंशियल है। इसका मतलब है इनको तो हम जाया नहीं कर सकते। तो ये असेंशियल जो है ये इधर आ गई हैं, और इनको हमने वापस ब्लड के अंदर डालना है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल निकल आते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या कोई भी ब्लड सेल बाहर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल वहां से बाहर आते हैं। और किडनी जो है वो एक दिन के अंदर टोटल अगर हम सर्कुलेशन में देखें तो 180 लीटर्स ब्लड जो है वो 24 आवर्स में लेगी, और तकरीबन 2